विवाह नाम की जो संस्था है जी। वो खत्म होने की कगार पे है, हम्म। बहुत ही खतरे में है। जी। डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है। क्या बॉसेस के साथ ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बॉसेस की डांट नहीं सुनते? हाँ। या माता पिता के साथ जो लड़की रह रही होती है वहां पर के 6 लोगों का खाना भी बना रही होती है, सारे काम कर रही होती है, जैसे ही उसकी शादी होती है उसको इतना बर्डन क्यों लगने लग जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या बेटा मरवा दे, सड़क पे खड़ा हो जाए तो मुश्किल, घर में उसको उसके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं दहेज के, घर में उसकी हत्या की जा रही है, सड़क पे उसके ऊपर मोलेस्टेशन, वर्क प्लेस पे उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस। आखिर जाए तो जाए कहाँ? पुरुष अगर सेक्स करे तो रेपिस्ट है, और अगर ना करे तो वो इम्पोर्टेंट। न सारी महिलाएं सीता हैं, हाँ। और न ही सारे पुरुष रावण हैं, क्योंकि ये बड़ी बिग बिग बिंदी ब्रिगेड है। ये वो महिलाएं हैं जो हमला कर रही हैं आप। वुमेन राइट्स के नाम पर सिर्फ फॉरेन फंडिंग लाती है। उस फॉरेन फंडिंग फेक केसेस जलाने के काम आती है और परिवार तोड़ने के काम आती है। उससे दारू पार्टी चलती है, उससे बहुत गलत काम किए जाते हैं। कई जगहों पे मुझे यहाँ तक भी बताया गया कि महिला ने अपने हस्बैंड को कहा कि जब तक अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में नहीं भेज के आओगे तब तक मैं सेक्स नहीं करूंगी तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए खाना नहीं। भाई ये एलिमनी का चक्कर ही खत्म कर दो। जिस दिन एलिमनी खत्म हो जाएगी ना, डाइवोर्स में पैसा खत्म हो जाएगा, आप देखिए डाइवोर्स ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद रेप केस में डराओ कि तुम्हें जेल हो जाएगी, तुरंत जेल हो जाएगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अभी मैं कमिश्नर को ईमेल लिख दी, इसको लिख दी, वो हो गया ये हो गया, उसको तुरंत आएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर सेटलमेंट हो जाएगा 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। मीटू मूवमेंट आई थी, हाँ, मैं बात करने वाला था, मीटू की बात करने वाला था मैं आपसे। जस्टिस गोगोई ही नहीं बचता है। जस्टिस थे वो, जस्टिस। आपने उस पुरुष के साथ सोया, आपसी सहमति से सोया, बाद में आपने बोल दिया कि जी इसने मेरा रेप किया था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले। अरे भाई जिस टाइम हो रहा था तब एंजॉय कर रहे थे मोलेस्टेशन या रेप। उसके बाद आ गई मेनका गांधी जी, वो कहने लगे 10 छोड़ 20 साल वाले भी आओ। अरे भाई तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, बस क्या करना है तुमने मीडिया में बैठना है और वहां बताना है और मीडिया को टीआरपी मिलना है, तुमको भी टीआरपी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस सिलसिले में मिल चुकी हैं, उनसे मुलाकात करके क्या आश्वासन मिला आपको कि वो आपको इतने कंसर्न नजर आए? वहां पर उनसे कोई लंबी चर्चा नहीं हुई, सिर्फ मैंने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी थी और उन्होंने कोई उस पे रिएक्शन अभी तक नहीं दिया। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बंद कमरे में सेक्स हो रहा है तो हस्बैंड ये इसको प्रूव कैसे करेगा कि वो फोर्स सेक्स था या ये जो कंसेंट है? एक तरह से आप अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हो, जिसके साथ मर्जी जाओ सो, जो मर्जी करो, घूमो फिरो मिलो, और एक तरफ से बेडरूम में थानेदार खड़ा करो, पुलिस वाले को बुला के लाओगे, जज साहब को बुला के लाओगे कि पॉर्न वीडियो दिखाओगे कोर्ट में, देखिए सर सहमति से होगा। थोड़े दिन बाद पता है क्या आता है? हमें चिंता है। कभी कोर्ट चिंता जता देता है, कभी सरकार चिंता जता देती है, हमें चिंता है। अरे भैया चिंता 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 चिंता, कितना चिंता करते तुमने, लाखों मरवा दिए, अभी और चिंता करनी बच गई। कब करोगे? चिंता खत्म भी तो होनी चाहिए, एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। मुझे ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा रेप करवा देंगे, तुम्हारे मर्डर करवा देंगे। कई लोग तो ऐसा लिखते हैं सोशल मीडिया, ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या, स्वाति मालीवाल, सौरभ भारद्वाज। लेकिन हाँ एक मैसेज और है, मुस्लिम लड़कियों को यूज किया जा रहा है हिंदू लड़कों को लुभाने के लिए, हिंदू लड़कों को के ऊपर केस डालने में अच्छी खासी वही सेक्स एक्सटॉर्शन और लव जिहाद का एक और रूप है मेरे पास, जहाँ पे मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों को फोर्स किया शादी करने के लिए। अच्छा। बहुत मजबूर किया। पहले लड़का नहीं मान रहा था कि भैया तुम बाद में धर्म परिवर्तन करवाओगी, मना किया, कि नहीं उस लड़के ने खुद अप्रोच किया था मुझे, तो और फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया और मारा पीटा, गालियां दी, नमाज पढ़ो। इट्स अ मिथ, दैट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ये मिथ है। वो साइंटिस्ट भी है, वो डॉक्टर भी है, वो आर्मी पर्सनल भी है, वो जज भी है, वो आईपीएस ऑफिसर भी है, जो मर रहे सबका नंबर आएगा। आज वो एक किसी का बेटा है, कल तुम्हारा बेटा हो सकता है, कल तुम्हारा पिता हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है। तो जागो जागो, कल तुम्हारा हस्बैंड भी मर सकता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मर सकता है, तो जागो।
दोस्तों, प्रोमो देख करके, टीजर देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये कारनामा कितना खास रहने वाला है। आज कारनामा में हमारी जो मेहमान हैं, उन्होंने अगर पुरुषों की नजर से देखें तो सच में बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं बात कर रहा हूं बरखा त्रेहन की, जो कि प्रेसिडेंट हैं पुरुष आयोग एनजीओ की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि पुरुषों के नजरिए से अगर देखें तो आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। बरखा जी, आपसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था, व्यक्तिगत कारणों से नहीं, नहीं। सामाजिक कारणों से। जी। मेरे दिमाग में आपका नाम तब से था जब से मेरठ में कांड हुआ। मुस्कान ने अपने पति सौरव राजपूत के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में गाड़ दिया। फिर हमने देखा औरैया में एक लड़की ने अपनी मुंह दिखाई के पैसे से सुपारी दे करके अपने पति को मरवा दिया। फिर हमने देखा स्वीटी बुरा ने किस तरीके से अपने पति को मारा, इंटरनेशनल बॉक्सर है वो। जी। और फिर हमने एक वीडियो और देखा जिसमें एक पति चिल्ला रहा है अपनी पत्नी से डर के कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। मेरे दिमाग में आपका नाम आया कि क्यों ना बरखा जी से बात की जाए। सबसे पहला सवाल, पुरुष आयोग की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, बहुत अरसे से बहुत पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं जी, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट कर सकते थे, मतलब मैंने जुडिशरी में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। अच्छा। बहुत सारे नेताओं से मिल लिया। आप पूरी किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के मिल चुकी हूँ तकरीबन। आपके सारे मिनिस्टर्स से मिल चुकी हूँ। ठीक है। दिल्ली सरकार में अभी जो आपने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस, बहुत सारे लोगों को मिला। और मैंने कहा कि जब भी पार्लियामेंट भी चलता है तो मैं लॉबिंग भी करती हूँ और अच्छा। नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू अक्सर जाती हूँ, वहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करती हूँ कि पुरुष बहुत प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। और पुरुष आत्महत्या की दर, जो एनसीआरबी का डेटा है उसको पूरा लेके जाती हूँ साथ में, 3 गुना एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, 3 गुना 2 साल पहले का डेटा है। और कोशिश रहती है कि उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए कि किस तरीके से पूरा परिवार नष्ट हो रहा है। जो एक हम आज सामाजिक बात करने के लिए बैठे, तो विवाह नाम की जो संस्था है जी, वो खत्म होने की कगार पे है, बहुत ही खतरे में है। डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात मुझे कभी नहीं समझ आई कि डाइवोर्स जो होता है पति पत्नी का होता है। अगर आपके जो रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहे हैं तो आप डाइवोर्स एक प्रावधान दिया आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। क्या आप बॉसेस के साथ ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? बॉसेस की डांट नहीं सुनते? या माता पिता के साथ जो लड़की रह रही होती है वहाँ पर के 6 लोगों का खाना भी बना रही होती है, सारे काम कर रही होती है, जैसे ही उसकी शादी होती है उसको इतना बर्डन क्यों लगने लग जाता है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसी के लिए खाना अगर बना दिया या घर की साफ सफाई भी कर ली, नौकरी भी आप कर रहे हैं, तो ये कोई एहसान तो नहीं किया? ये तो हमारा प्यार है। और यही प्यार हमारी अगर माँ ने हमें दिया होता तो क्या आज हम लोग ये यहाँ बैठे होते? हम लोग भी फिर मरे हुए होते, हमने भी आत्महत्याएं कर ली होती। तो बड़ा सोचने वाली बात है। और इसीलिए मुझे लगा कि बहुत अनाइंसाफी हो रही है पुरुषों के साथ, इस देश के लड़कों के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या बेटा मरवा दे? बेटे की भी उतनी ही जरूरत है, उसका भी उतना ही अस्तित्व है। बेटा भी इस देश की धरोहर है, तो उसे भी बचाना हमारा ही काम है। और सबका साथ, सबका विकास में बेटे भी शामिल होते हैं। तो बेटों को भी एक बेहतर जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना तो उनकी हत्याएं हो और ना ही उनकी आत्महत्या। आज हत्याएं की दर इतनी क्यों बढ़ रही है? आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन महिलाओं को कि इनके साथ कुछ होने, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी। दे विल स्कॉट फ्री। क्यों नहीं मिलेगी सजा? अरे इतने सारे केसेस होते हैं, उसमें कहीं सजा नहीं मिलती, कुछ नहीं होता। और पूरा केस झूठा होता है, फर्जी होता है। लड़की तो ये तो वाइस वर्सा है ना बरखा जी। अगर महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी तो जहां महिलाएं प्रताड़ित हैं वहां पुरुषों के भी तो मामले लंबित हैं, फिर उनको भी कहां सजा मिलती है? देखिए, पुरुषों की कम से कम कहीं पे वहां पे वो महिलाओं की हर जगह हर पटल पे सुनवाई तो है, वो अपना केस रख तो सकती है। पुरुष तो बेचारा मर रहा है, उसको तो केस रखने की भी जगह ना, कोर्ट बायस्ड है, पूरा सिस्टम इतना बायस्ड है। पुलिस स्टेशन में अगर चला जाए कि मैं अपनी बीवी से पिट के आया हूँ, मतलब मेरे को खून निकल रहा है, देखिए सर मेरी बीवी ने क्या करता, वो कहते हैं अरे मर्द का है, तू पिट के आया है, तू पति कैसा पागल पति है, तू बीवी से पिट के आया, चल भाग यहाँ से। कुछ नहीं, ऐसा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। उनको हम इतना समझा बुझा के भेजते हैं कि आप जाओ। अरे ये तो कुछ नहीं, तो जीता जागता इंसान है। मैं तो 35 पन्ने की FIR लेके जाती हूँ कि भाई लड़का मर गया है। लड़का मर गया है। अच्छा, तुम एक लड़की को गिरफ्तार तो कर लो, FIR तो लिख लो। तो पुलिस स्टेशन में बोला जाता है कि मरने दो साले को, तुम्हें क्या है,
ये बातें बोली जाती हैं। मैं इस सबसे जब भी मिलती हूँ मैं देखती हूँ कि संवेदनाएं हमारी सिर्फ महिलाओं के साथ है। पुरुषों को हमने जैसे बिल्कुल सोचा कि ये तो नकारा, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमने उन्हें भुला दिया, या हम मान ही नहीं रहे कि ये कोई जेंडर, थर्ड क्लास जेंडर है, फॉरगॉटन जेंडर है। अच्छा। ऐसा एक लोगों के मन में पता नहीं क्यों नहीं आती संवेदनाएं कि यार अगर उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएं। अच्छा बताइए, महिलाएं सारी इक्वालिटी 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 की बातें कर, कहाँ है वो? कौन सा कैंडल मार्च देखा है आपने? कहाँ हो रहा है? मुझे बताइए। जहाँ 1-2 लाख महिलाएं आ गई, अतुल सुभाष मर गया, उसने इतनी मीडिया में भी डिस्कशन, न्याय नहीं मिला उसे। न्याय को तो छोड़ो, उसने उसके परिवार तो मिला ही है, मेरे से हजारों बार मिल चुके हैं हम। वो गटर में उनकी अस्थियों को बहाना पड़ेगा, क्योंकि वही कहा था अतुल सुभाष ने कि अगर मेरे को न्याय न मिलेगा तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अतुल सुभाष की अस्थियां अभी भी हैं, अभी हैं, तो उनको गटर में ही डालना पड़ेगा ना। जो उसने कहा था कि अगर मुझे नहीं न्याय मिलेगा, मेरे हैरेसर्स को अगर पनिशमेंट नहीं मिली, अगर उन्हें नहीं मिली, क्योंकि वो तो बेल पे घूम रही है निकिता सिंघानिया, और वो जो छोटा बच्चा है जिसको माता पिता, जो अतुल सुभाष के माता पिता को मिल जाना चाहिए था वो बच्चा, जिससे कि कम से कम उसे संस्कार दे, जो कि अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में बोला भी कि मेरी पत्नी कोई संस्कार नहीं दे सकती, इसलिए मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को सौंपा जाए। माता पिता को कोर्ट कह रहा है आप स्ट्रेंजर है। आज तक भी वो कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं। तो कितना दुखद है कि अगर एक लड़की के साथ नाइंसाफी होती है तो 80% उस कैंडल मार्च को करने के लिए लड़के होते हैं। और हमेशा जब भी लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे घूंघट की प्रथा हो, ये और कितनी प्रथाएं थी, सती होने की जो प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, तो उसमें लड़कों ने कितना बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उसमें उन्होंने कितनी आवाज उठाई, कितना इसको बदलने के लिए कार्य किया। लेकिन अभी आप देखिए, कौन सी, मुझे बताइए, मेरठ में जो ये खून हो गया तो अभी क्या हो रहा है? मीम्स बन रहे हैं जी, वीडियो बन रहे हैं, ड्रम के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इतने हास्यात्मक वीडियो बन रहे हैं। कल मुझे मजबूर होकर के एक अपने यूट्यूब है मेरा, तो उसमें मुझे एक शॉर्ट डालना पड़ा। बरखा 316 पे जो देखना चाहे देख सकता है वो शॉर्ट। उस शॉर्ट में मैंने यही बताया है कि ये इतने सारे मीम्स बना रहे हो ब्लू ड्रम पे, और ये सारी चीजें, जब पुरुष का मर्डर हुआ है, अगर कहीं महिला का मर्डर हुआ होता और तुम ये कर देते तो तुम्हारी तो महिला के अगेंस्ट तुमने ये कर दिया, तुम्हारे को गिरफ्तार कर लिया जाता। चल क्या रहा है? क्यों बना रहे हो? क्यों हंसी का पात्र बना दिया उसे तुमने? पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे हंसी मजाक करा जाता है, उसे भगा दिया जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती, मरने उपरांत उसकी FIR नहीं लिखी जाती, मरने से पहले वो जज को गुहार लगाता है, जज भी पैसे मांगती है। मतलब सिस्टम में इतनी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जहां बेचारा सड़क पे खड़ा हो जाए तो मुश्किल, घर में उसको उसके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं दहेज के, घर में उसकी हत्या की जा रही है, सड़क पे उसके ऊपर मोलेस्टेशन, वर्क प्लेस पे उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस। आखिर जाए तो जाए कहां? पुरुष अगर सेक्स करे तो रेपिस्ट है, और अगर ना करे तो वो इम्पोर्टेंट है। भाई क्या करवाना है? हम सारा दिन वुमन राइट, वुमन राइट, वुमन राइट, वाइफ राइट, वाइफ राइट। हस्बैंड के क्या राइट है ये भी तो बता दो कोई। उसके कोई राइट है कि वो बस सिर्फ ATM और स्पर्म डोनर है? उसके ही बच्चे से उसे दूर किया जाता है, उस बच्चे को टूल की तरह यूज किया जाता है, करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं। लेकिन आखिर ये करोड़ों रुपए देने क्यों हैं? ये बिग फैट एलिमनी क्यों देनी है? अगर महिला बच्चे को पाल नहीं सकती, उसके लिए मेंटेनेंस क्यों मांगनी है? पुरुष को दे दो, वो पाल लेगा। क्यों नहीं पाल लेगा? वो भी पाल लेगा, उसको भी मौका दीजिए। साथ में आप उसके बच्चे से उसे दूर क्यों कर रहे हो? मत करो उसके बच्चे से उसको दूर। कभी भी एक पेरेंट संस्कार नहीं दे सकता, दोनों मिल करके, माता और पिता दोनों मिल के बच्चे को संस्कार देते हैं। और कभी भी डाइवोर्स बच्चे का नहीं, माता पिता का। आप को इतना पुरुष बायस्ड, मेल बायस्ड देख करके कई महिलाओं को चिढ़ हो सकती है आपसे कि बरखा जी केवल एक पक्ष पर ही फोकस रखती हैं, दूसरा पक्ष नहीं देखती, जबकि हर महिला गलत नहीं होती, हर पुरुष गलत नहीं होता। आप जिन कानूनों की बात कर रही हैं, जिस प्रताड़ित पुरुष की बात कर रही हैं, हो सकता है कि वो अपनी प्रताड़ना के बहाने फायदा भी उठाते हों, ऐसे भी कई पुरुष होते होंगे। न सारी महिलाएं सीता हैं, और न ही सारे पुरुष रावण हैं जी। मैं जो क्रिएट कर रही हूँ वो बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा। जिस दिन ये सारी महिलाएं आकर के जेंडर इक्वालिटी इन रियल सेंस की बात करेंगी, जिस दिन ये भी पुरुषों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, क्योंकि ये बड़ी बिग बिंदी ब्रिगेड है, ये वो महिलाएं हैं जो हमला कर रही हैं आप। वुमेन राइट्स के नाम पर सिर्फ फॉरेन फंडिंग लाती हैं, और फॉरेन फंडिंग फेक केसेस जलाने के काम आती है और परिवार तोड़ने के काम आती है। उससे
दारू पार्टी चलती है, उससे बहुत गलत काम किए जाते हैं। और महिलाओं को मैंने बहुत सारी जो महिलाओं के लिए काम करती हूँ उनसे पूछा है कि आप मुझे एक लिस्ट दीजिए, आपने कितनी महिलाओं की मदद करी है। हाँ। तो उन्होंने किसी महिला की कोई मदद नहीं ये होती, सिर्फ अपने लिए फोटो खिंचानी होती है मंत्री के साथ और अवार्ड खेलना होता है। कितनी महिलाओं को मिल चुकी हूँ, कोई काम ग्राउंड पे नहीं करती। और यही महिलाएं जो इक्वालिटी की बात करती हैं, क्यों नहीं बोलती सरकार को कि मेंस कमीशन बना? इक्वालिटी की बात करते हो ना, तो आपके लिए तो है, महिला आयोग है ना, आपके लिए तो पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री, आपके लिए करोड़ों की फंडिंग आ रही है ना, सरकार दे रहा है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को इतना सारा पैसा, तो मेंस मिनिस्ट्री तो है ही नहीं। पुरुष आयोग जो मैंने बनाया है, इसमें हम तो कितने 51% पुरुष आबादी है, हम कितनों की मदद कर सकते हैं? ये तो मेरा काम ही नहीं, तो सरकार का काम है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, सरकार जो सोई हुई है उसे जगाने का काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारी माताएं और बहनें जो भी इस देश की एम्पावर्ड लड़कियां हैं, एजुकेटेड लड़कियां हैं, जो इक्वालिटी में विश्वास करती हैं, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, राइट? तो आप लोग मेंस कमीशन की डिमांड करें और दूसरी एक डिमांड करें, वो बहुत अरसे से मेरी डिमांड है कि जो महिला दिवस मनाया जाता है तो पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? मैं पिछले 6 सालों से पुरुष दिवस मना रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पटेल चौक के पास, जहां हम 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाते हैं। मैं आपसे दावा करती हूँ, आप 100 महिलाओं से पूछ लीजिए कि पुरुष दिवस कब होता है, एक भी आपको नहीं बताएगी। और अगर आप 100 पुरुषों से पूछ लेंगे कि महिला दिवस कब होता है, सब बता देंगे 8 मार्च को होता है। यहाँ तक कि ऑफिस में जितने भी महिलाएं होती है उनको डिनर, चॉकलेट, गुलाब का फूल मिलता है। तो मेरे पुरुष भाइयों को किस दिन कंपनी में, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, गुलाब का फूल मिलेगा, केक मिलेगा, डिनर मिलेगा या लंच मिलेगा, या उस दिन उन्हें भी कोई बधाई देगा, एकदम पुरुष उस दिन का इंतजार कर एकदम पुरुष को आपने बेचारा बना दिया। वो है ही बेचारा, 3rd क्लास सिटीजन, अभी बताया। वो फॉरगॉटन जेंडर, उसको तो हम भूल ही गए। 3rd क्लास जेंडर है। मैं आपको फर्स्ट भी नहीं कह रही, सेकंड भी नहीं कह रही। मुझ पर भी लागू होता है 3rd क्लास। अब आप इसको शायद बहुत विस्तार से समझाऊंगी तब समझ पाए, लेकिन हाँ, आप भी बेचारे हैं। आपके घर में भी, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, आप माने ना माने वो मैं नहीं अच्छा। आपके घर में भी जो खाना पकता है, मैडम जो चाहती है वो ही बनता है। अगर आपने एक दिन कह दिया कि नहीं मुझे तो आज कढ़ाई पनीर खाना है और मैडम का मन है कि बाहर जाना, कढ़ाई पनीर घर में अच्छा नहीं बनता, बाहर उस वाले होटल में खाना है, वो बहुत अच्छा बनाता है और आपको मजबूरन वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर खिचड़ी खुद ही बनानी पड़ेगी। अच्छा, इस मामले में बरखा जी मैं थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को बाहर का खाना पीना पसंद नहीं है, तो वो, हम कुछ बाहर खाने भी जाते हैं तो वो घर पे आकर कुछ बनाती है, जब वो खा लेते हैं तब हमें चैन मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो इस मामले में तो मैं कम से कम लकी हूँ। बट ऐसा नहीं हुआ क्या कभी कि आपने कोई इच्छा जाहिर की हो कि आज ये बना दो तो वही बना हो? बहुत अच्छा, ऐसा आपने कई बार, आप हमें इग्नोर कर देते। मैं तो आपके चुप रहने से पहले ही बोल रही हूँ कि हम इग्नोर, ये तो बहुत छोटी सी बात है खाना, लेकिन हमारी एक बेसिक नीड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पति पत्नी तैयार होते हैं जाने के लिए, तो लड़की ने अगर पिंक पहना होता है तो कहती है यार तुम मेरे साथ मैचिंग पहने नहीं हो, तुमको बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं करते हो, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ और तुमने ये क्या पहन लिया है कपड़े, ये वाली शर्ट अच्छी नहीं लगी, इसको उतारो, और वो उतरवा देगी और वो उतार भी देगा तुरंत। और अगर पति ने बोल दिया कि ये कौन सी ड्रेस पहन ली है तुमने, क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही, अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो वो मरेगा कटेगा। अगर वो बोल दे कि बहुत सुंदर लग रही है तो तुमने पहले तो हमें बताया ही नहीं था कि हम सुंदर लग रहे हैं, अब हमने बोला है तो तुम जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं हो, तुम्हारा ना दूसरी लड़कियों में ध्यान है कि आरोप तुरंत आ जाएगा। तो भाई बेचारा लड़का तो बहुत ही लाचार है, वो बोले तो गलत है, वो चुप रहे तो गलत है। अगर वो लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ ले, उसकी चैट्स में देख ले, किससे बात कर, तुम मेरे पर शक करते हो, ऐसा मत करो, तुम मेरे से शक करते हो, शक मत करो यार, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। अरे यार तुम आजकल घंटों बात करती हो, रात को हम सोते हैं तो तुमको देखते रहते हैं, तुम होती नहीं हो, कहाँ चली जाती हो? अरे वो ना ऐसा था ना, वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो हम वो प्रॉब्लम रिजॉल्व। अरे भाई रात तो हमारे लोग के लिए बनी है, चैन से सो जाया करो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाए। अरे तुम्हें तो बस हमारे साथ पड़ी है कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहे 24 घंटा, तुम्हें बिल्कुल नहीं हमारी बारे में चिंता कि हम किसी से बात कर रहे थे। अरे नहीं मैडम, हमें तुम्हारी कंसर्न है कि तुम अगर रात से सोगी नहीं तो सुबह काम कैसे करोगे, और हमें कोई, वो बेचारा डर के मारे ये भी नहीं बोल पाता कि तुम किससे बात कर रही थी, आखिर रात के 2 बजे किससे बात कर रही थी। फिर एक दिन
कांड तो हो ही जाता है, पता चल ही जाता है। तो जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब मेरठ वाले केस में तो जानू ने हत्या ही कर दी। पति को कुछ पता ही पति को कुछ पता ही नहीं, पति तो सिर्फ एक एटीएम मशीन। ये जो सिचुएशंस आप बता रही हैं ये रेयर होती हैं। कभी आपने ये देखा है कि कोई पुरुष आपके पास मदद के लिए आया और बाद में आपको पता चला हो कि ये तो ड्रामा कर रहा था, इसमें तो महिला विक्टिम है? जी, ऐसे आए केसेस? जी, मैं पूरा केस को पहले समझती हूँ और मैं किसी को भी जज नहीं करती। मेरे अंदर ये एक है बात कि मैं जज नहीं बनती। मैंने देखा अक्सर लोग जज बन जाते हैं पूरे। ना तो मैं महिला को जज करती हूँ ना मैं पुरुष को। मैं उनको कहती हूँ कि आप अपने एविडेंसेस भेजिए और अपनी पूरी बात बताइए। हम कोशिश करते हैं, पहले आपका केस समझेंगे और फिर उसके बाद आपकी मदद करेंगे। किसी भी बलात्कारी, किसी भी पुरुष जो गलत काम कर रहा है महिला के साथ या किसी तरीके से महिला की प्रताड़ना कर रहा है, उसका साथ में नहीं देती कतई। मैं ये उन केसेस की बात कर रही हूँ जहां पुरुष निर्दोष होता है और ये भर भर के केसेस है। वो पूछे क्यों भर भर के केसेस है? क्योंकि जैसे ही आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या बहुत सालों से, दसियों साल से ये बात हो रही है कि उससे भी ज्यादा, कि जैसे ही लड़का शादी करता है उसके कुछ दिनों बाद लड़कियां कहना शुरू करती है, वाइफ पत्नी कहती है कि यार नहीं देखो ना, यहाँ पे नहीं हम रह सकते, क्योंकि छोटी छोटी बातों का बहुत तूल बना दिया जाता है। अच्छा। माँ से, सास से थोड़ी बहुत बात हो गई, अनबन हो गई, तो डिफरेंसेस तो होंगे। देखिए डिफरेंसेस ऑफिस में नहीं होते, हम सब ऑफिस में काम करते हैं, जब अपने मायके में होती है तब भी होते हैं अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वहाँ वो कोई एक्शन नहीं। यहाँ पे पति को जो नहीं, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, हमने, तुम अलग रहो, अलग हो, अलग। तो अब कितनी को प्रॉपर्टी होती है किसी के पास, अलग कहाँ चला जाए, किधर किधर चला जाए। और एक लड़का अपने माँ बाप को अलग छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। कई जगहों पे मुझे यहाँ तक भी बताया गया कि महिला ने अपने हस्बैंड को कहा कि जब तक अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में नहीं भेज के आओगे तब तक मैं सेक्स नहीं करूंगी तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अच्छा। तो आज के बाद ऐसा केस आया? हाँ, आज के बाद ना आपके लिए खाना बनेगा ना मैं आपके साथ सेक्स करूंगी। तो वो इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में आ गया, इतना परेशान हो गया। फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मेरे माँ बाप बीमार हैं, मैं इनको देखूं, ये पत्नी को देखूं, ये तो केस डाल देगी, ये तो बड़ा परेशान करेगी, मैं क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आया। उसने अपने माँ बाप को कह दिया आप चले जाओ। अच्छा। आप चले जाओ घर से। और उसने मजबूर होके उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप चले जाओ। वो टूट गया था ना उस क्षण पे। और उसने कहा कि अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बच्चों के खातिर बचानी है, उसने ये स्टेप ले लिया। और उसके माँ बाप रात के 12 बजे घर से बाहर निकल गए। अच्छा। और जाके वो बस स्टैंड पे बैठ गए। बस स्टैंड पे जब बैठे थे तो लोगों ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया, तो किसी ने वहाँ पुलिस बुला दी। तो पुलिस आई तो उन्हें अनाथालय ले गए, वो ओल्ड एज होम, सॉरी। तो ओल्ड एज होम में जाने के बाद जैसे ही ओल्ड एज होम गए, उन्होंने कहा अपना आधार दीजिए, आपको बिना आधार के तो हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बेटा बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो हमने कोई कागज नहीं लिया, हमारे पास कोई आधार नहीं है, तो मतलब हम जाएं कहाँ। तो मतलब ये स्थिति हो चुकी है, परिवारों की ये स्थिति है। कितने हर रोज वीडियोस आ रहे जहाँ पे माँ पिता को, सास ससुर को मारा पीटा जा रहा है। कहीं पे ऐसे वीडियोस आ रहे जहाँ लड़की खुद अपनी माँ को मार रही है। मतलब तो महिलाओं पर जो प्रताड़ना हो रही है आप उससे इनकार नहीं करती, नहीं। आप केवल ध्यान उस तरफ दिलाना चाहती हैं कि प्रताड़ना का शिकार पुरुष भी होता है। अच्छा, मेरे ऐसे ही ख्याल आया, मैं आपसे पूछूं, बड़ा व्यक्तिगत सा सवाल है। बरखा जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी, मेरी शादी हो चुकी है। आपके पति तो दुनिया के सबसे खुश और सुखी पति होंगे। देखिए बिल्कुल खुश, और खुश है या नहीं है ये तो आप जरूर आपको मिलवाओगे। हाँ, आप उनसे मिलिएगा और उनसे बात करिएगा। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर आज वो मेरे सपोर्ट में नहीं होते और मेरे फादर इन लॉ मेरे सपोर्ट में नहीं होते, तो शायद मैं आज आपके साथ ना बैठी होती। मेरे फादर इन लॉ जो अभी मेरे साथ नहीं है, वो आर्मी से रिटायर्ड है। अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं से मैंने फोकस, डिटर्मिनेशन और ये जो पंक्चुअलिटी है टाइम की, और जो ये फोकस नहीं हिला, क्योंकि आपको मैंने अभी तक बताया नहीं कि मेरे को हर रोज रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, मैं पूछने वाला था आपसे, ये सब आती हैं। तो इसमें मेरा भी बहुत बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे याद है आज भी एक दिन कि जब मैं मुंबई गई थी, एक
मुंबई में रैंप वॉक था। अच्छा। और वो शाइना एनसी ने ऑर्गेनाइज किया था ताज में। ठीक है। तो मुझे वहां पे आमंत्रित किया गया था और मैंने उनसे कहा था कि उन्होंने महिलाओं के साथ ये प्रोग्राम किया था, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं थी उनको बुलाया गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर होने के नाते नहीं आऊंगी, मैं बरखा त्रेहन, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग रिप्रेजेंटिंग मेल्स, अच्छा, अगर आप मुझे अलाउ इस तरीके से करेंगी तो मैं आऊंगी। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप आइए, इस तरीके से आइए। तो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ऑल द मेल्स एंड वो फैशन का शो था, रैंप वॉक करना था। ठीक है। उसका मैंने वो किया। तो वहां से जब मैं रात को मुंबई से जब मैं वापस लौटी वो करके, तो मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी और मैं 2:30-3 बजे घर पहुंची। ठीक है। सर घर परिवार के सभी लोग सो रहे थे। हाँ। लेकिन मेरे फादर इन लॉ वॉशरूम के लिए उठे तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जल्दी ऊपर आओ और आप ध्यान से सो जाओ, लेट हो गई है बहुत ज्यादा, सुबह बात करेंगे। अच्छा। तो मतलब एक फादर इन लॉ इतना प्यार से आपको बोल रहा है, आपको टोक नहीं रहा कि भाई 2:30-3 बजे किधर से आ रही है, क्या कर रही है, इसकी बजाय कह रहा है कि हम सुबह आपसे, मतलब हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं कितना ट्रैवल करती हूँ, मुंबई, रायपुर, मैन की बात करने के लिए, नागपुर, मैन की बात मैंने पता नहीं कहाँ धरने किए, आजाद मैदान, कहाँ मुंबई। तो मैन की बात करने के लिए अक्सर मुझे बाहर जाना पड़ता है। मोदी जी मन की बात करते हैं और आप मैन की बात करती हैं। जी मैन की बात करती हूँ और मोदी जी को ईमेल्स भी लिखी है कि सर आप कब मन की बात में मैन की बात करेंगे, और उस दिन का इंतजार भी करती हूँ। और मैंने मोदी जी से एक बार मुलाकात भी करी है। अच्छा। दूसरा मुलाकात करने का प्रयास भी जारी है और जल्द उनसे हो सकेगा तो मुलाकात होगी और फिर से मैन की बात होगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत लविंग है, और उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं इस काम को कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिन रात का काम है ये। कभी पुलिस स्टेशन भागना पड़ता है, कभी कोर्ट रूम भागना पड़ता है, कभी किसी तरीके से माँ को चुप कराना पड़ता है, जो माँ रोई जा रही है। जैसे अब अभी आप देखेंगे कि वहां पे सौरभ के पिताजी एकदम बहुत गुमसुम हो गए थे। सौरभ जो मेरठ कांड में, मुस्कान, उनको मैंने कितनी देर से पिताजी से बात करी, माताजी से बात करी, मुस्कान, यहाँ तक कि आप ये समझिए मैं तो मुस्कान के माता पिता को भी मिलने गई थी। और मुस्कान तो जिसने इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी, 9वीं फेल लड़की, उसकी माँ बाप से मैंने पूछा कि भाई तुमने अपनी लड़की को कभी समझाया क्यों नहीं। मेरा ये बहुत बड़ा प्रश्न था उनसे। मैंने ये बोला कि उन्होंने बोला कि मेरी लड़की गलत थी, हमें पता था। मैंने कहा तो आप कैसे माँ बाप अपनी लड़की को सुधारा क्यों नहीं, आपने सही दिशा क्यों नहीं दिखाया। आखिर माँ बाप गुरु इनका यही काम होता है, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना, पर इन्होंने नहीं दिखाई। मेरा दूसरा, उन्होंने कहा हाँ वो गलत थी, शुरू से गलत थी। अच्छा। एडमिट किया उन्होंने, और वो मेरे YouTube चैनल पे डला है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने मेरा दूसरा सवाल था, जो कि बहुत बड़ा सवाल था, कि आज आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, मेरे सामने बोल रहे हैं कि फांसी दे दो, सौरभ की हत्यारन को, मुस्कान को फांसी दे दो, लेकिन क्या कोर्ट में जाकर के भी आप यही बयान देंगे? कोर्ट में जाकर के आप ये पूरे केस को परसू करेंगे? और क्या सौरभ के हत्या जो हुई है उसमें सौरभ को न्याय मिलेगा? जस्टिस फॉर सौरभ की इस लड़ाई के लिए जहां मैं मेरठ आई हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? ये मैंने मुस्कान के माँ बाप को भी कहा है। और मुस्कान के माँ बाप ने जस्टिस फॉर सौरभ का जो मैं एक लेके गई थी, हाँ कैंपेन चला रही थी, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के, मतलब उन्होंने कहा हाँ हम अभी तो उन्होंने यही कहा है, बाकी मैं दोबारा भी मेरठ जाऊंगी और आगे भी हमने, और मैंने मुस्कान से भी मिलने की कोशिश मेरी जारी है, उससे भी मिल करके मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मुस्कान को एक इतना बढ़िया पति मिला था, इतना खूबसूरत, मैं उसकी शक्ल पे भी जाऊं, उसकी अकल पे भी जाऊं, उसकी पढ़ाई लिखाई पे भी जाऊं, और उसकी जो वो कमाई वहां पे कर रहा था, अच्छी खासी कमाई कर रहा था, तो उसमें उसको दिक्कत क्या थी? और एक 6 साल की बिटिया थी उसकी। उसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। नहीं, मैं सिरे से खारिज करती हूँ इसे मैं सिरे से खारिज करती हूँ। तंत्र मंत्र ये सबको इंट्रोड्यूस इसलिए किया जाता है कि मुद्दे से भटकाया जाए। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि इस मुद्दे में एक लड़की का मर्डर आ रहा है, तो उसको क्राइम हैज नो जेंडर। और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, एआई की बातें हो रही है इस देश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ तंत्र मंत्र, कहाँ ये पिछड़ापन,
21वीं सदी में रहते, हमारी महिलाएं इतनी मॉडर्न है, इतनी प्रोग्रेसिव है कि वो माय बॉडी माय चॉइस के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अब तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है, सिरे से खारिज कर दिया। और जो ड्रग वाला एंगल है, उनके माँ बाप को लड़की के पता था कि ये ड्रग लेती है, सब कुछ पता था, सब कुछ। और ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सीमेंट वो का नीला ड्रम कहाँ से खरीदा गया, ये सारे चाकू कहाँ से खरीदा गया, वो जो वीडियोस देखी गई चाकू गोदने से पहले उसके सीने पे बैठ करके जो मुस्कान ने 3 बार चाकू मारा है, वो इतनी दहशत जो फैलाई है इस मुस्कान ने, तो इतनी ज्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, क्राइम हैज नो जेंडर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कितनी सारी महिलाएं हैं, जब भी उनको दंड मिलता है तो हम ही लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, महिला को फांसी नहीं दे सकते। एक ही महिला थी, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो कोई मुस्लिम महिला थी जिन्होंने 7 खून किए थे एक ही परिवार के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो जब उनकी फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, महिलाओं को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अच्छा। ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए। हाँ। यहाँ तक कि हमारी जो देश के नेता है वो भी ये कहते हैं कि महिलाओं को 100 खून माफ है। अरे भाई क्यों माफ है, क्यों माफ है? एक ही चक्की का आटा खाते हैं हम, और एक ही तरीके का आपने क्राइम किया तो आपको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ये डाइवोर्स में एलिमनी कहाँ से आता है? क्यों दे एलिमनी? भाई अगर रिश्ते में खटास आ गई है, अगर सार हो गया है, रिश्ता नहीं चल रहा, टॉक्सिक है रिलेशन, अलग अलग हो जाए, तुम अपने घर वो अपने घर। भाई ये एलिमनी का चक्कर ही खत्म कर दो। जिस दिन एलिमनी खत्म हो जाएगी ना, डाइवोर्स में पैसा खत्म हो जाए, आप देखिए डाइवोर्स ही खत्म हो जाएंगे, बेहतर देश हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि एलिमनी के लिए लड़कियां अपना ही घर बर्बाद कर लेती हैं? बिल्कुल, सिर्फ पैसे के लिए। बिल्कुल, सिर्फ पैसे के लिए। और मैं तो आपको ऐसा केस बताऊं, मुंबई में जिस लड़की ने लहंगा भी नहीं बदला, 17 शादियां करी, और 17 शादियां, और मुंबई में बंगला ले लिया। हाँ। तो इजी अर्निंग स्कीम है, सबसे आसान स्कीम। एलिमनी ठोको, रेप केस डालो, और उसके बाद रेप केस में डराओ कि तुम्हें जेल हो जाएगी, तुरंत जेल हो जाएगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अभी मैं कमिश्नर को ईमेल लिख दी, इसको लिख दी, वो हो गया, ये हो गया, उसको तुरंत आएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर सेटलमेंट हो जाएगा 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। मैंने 20 करोड़ के भी सेटलमेंट देखे, उससे करोड़ के भी देखे हुए हैं, बहुत सारे देखे हैं। अभी एक बहुत ही निम्न परिवार की कहानी सुना देती हूँ कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, और वो लड़की जो बहन है वो मीडिया से है, उसने ही मुझे ये सारा प्रकरण बताया। उसी का भाई जेल में है, और लड़की जिसने ये केस डाला था वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती है। अच्छा। और बहुत ही जो परिवार के पास कम इनकम है, लेकिन लड़की कह रही है 20 करोड़ रुपए, अच्छा। 20 लाख रुपए दे दो। हाँ। 20 करोड़ नहीं, बहुत ही छोटा परिवार है उनका, और पैसे कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है, और माँ जो है पेशेंट है जिनका डायलिसिस होता है, और जो लड़की है उसका भाई जो है वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। अच्छा। और लड़की खुलेआम कह रही है 20 लाख रुपए दे दो। अब 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जिस परिवार में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो कह रहे हैं घर बेच दो। तो घर बेच दे तो रहे कहाँ? घर कौन से 2-3 है क्या? एलिमनी बंद कर दी जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर पुरुष को दोषी पाया जाए तभी एलिमनी दिलवाई जाए औरत को, अगर महिला दोषी है तो फिर उसे एलिमनी न दी जाए, ऐसा कुछ प्रावधान? भाई पैरासाइट्स क्यों बना रहे हैं हम तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हम तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे, स्किल इंडिया है, इतने सारे काम है, पढ़ो लिखो, बेटी बचा रहे हैं, पढ़ाने के लिए बचा रहे हैं, पढ़ाओ रहे हैं, तो पढ़ाने पे, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, बेटियों को संस्कार दीजिए बेटियों को। अगर तुम्हारी अनबन है, नहीं चल रही, तो तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम अपना खाओ कमाओ, हम अपना खाए कमाएंगे। हाँ, कोई जो छोटा मोटा खर्चा आपके परिवार ने किया है, आज लड़के भी करते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधे, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, क्या क्या चीज दी है, क्या क्या चीज दी है, उसकी डॉक्यूमेंट करो, उसको साइन करवाओ दोनों से, परिवारों से। क्योंकि बाद में क्या आता है जी, दिया 10 लाख होता है, बताते 10 करोड़ है। अच्छा। ये बड़ी समस्या है। अच्छा, फिर यही लड़के जो है कहते हैं कि जी सारा सोना तो ले गई थी ये घर से, आप कौन से सोने की मांग कर रही है? अच्छा। तो भाई सब चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग करो ना, एविडेंस बनाओ ना अपने। और पहली बात तो मैं आपको सच बता रही हूँ, जिस दिन पैसा चला जाएगा ना डाइवोर्स से, उस दिन खत्म। और दूसरी बात बता दूं आपको कि ये केसेस डलते हैं किसके ऊपर, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो, हैरेसमेंट हो, मोलेस्टेशन के केसेस हो, चाहे ये दहेज के केसेस हो, कोई से भी केस किसके ऊपर डलते हैं? जिसके पास पैसा होता है। गरीब आदमी ऊपर कोई केस नहीं डलता। अच्छा। मीटू मूवमेंट आई थी, हाँ, मैं बात करने वाला था, मीटू की बात करने वाला था मैं आपसे। जस्टिस गोगोई ही नहीं बच पाए, बताइए।
आम आदमी का क्या हाल होगा इस देश में, आम पुरुषों का क्या हाल होता है। आप कह रहे हैं ना, आप पुरुषों की बहुत बात कर रही हैं, भाई मैं तो कह रही हूँ जस्टिस गोगोई नहीं बच पाए, जस्टिस थे वो, जस्टिस। तो भाई उन्होंने, लेकिन उसमें सही भी थे, लेकिन मैं वही उसी पे आ रही हूँ, जस्टिस गोगोई ने दूसरे दिन ही कह दिया कि रिप्लेस ऑल फीमेल स्टाफर्स विद मेल स्टाफर्स। अरे भाई क्यों, भाई क्यों? इतनी जिंदगी भर में तो तुमने कहा नहीं, आज अपने ऊपर भी थी तो दूध का जला छाछ भी फूक हाँ, तो तुम कह रहे हो कि लगा। रिप्लेस ऑल फीमेल। अरे भाई आपको 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई, मेरे भाइयों को 17 सालों में भी नहीं मिलती। क्यों भाई क्यों? और अगर आपको क्लीन चिट मिल गई तो महिला को जल्दी अरेस्ट कराओ, देखें कौन सी महिला थी और कौन, उसके बारे में चर्चा हो और फिर कोई कानून बने। जस्टिस साहब है, आप तो कोई हेल्प करो ना इसमें, उन पुरुषों की हेल्प करो। लेकिन पुरुषों के साथ दिक्कत ये है, मैं तो थक गई जी बोलते बोलते, स्पीक अप मैन, स्पीक अप मैन, स्पीक अप। वो स्पीक अप ही नहीं करते। अच्छा। अब रही बात, आपने कहा कुछ केसेस तो सही थे, मुझे आप एक बात बताइए कि मीटू का जो दानव था वो कितने पुरुषों को निगल गया, मतलब उन्होंने मर गए, हमने उसकी चर्चा कभी नहीं की। कितने फेक मीटू केसेस थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने, मीटू जो आया था तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात कही थी यूएस में कि ये बोगस मूवमेंट है, अच्छा, बेकार है, यहाँ के मेन जो है बेवेयर, ये बोगस है, इससे बचो। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। और हमारे देश में तो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत पावरफुल माना जाता है, उसकी बात के बगैर, उसके नाम के बगैर तो कोई बात ही नहीं होती। तो जिस बंदे ने कहा था ये बोगस है, तो हमें अपने देश में क्यों उठा के ले आए? सबसे पहला बड़ा सवाल तो ये है, क्यों ले आए हम? वहां पुरुष खतरे में, तो यहाँ भी तो कुछ पुरुष खतरे में थे। उसके बाद जब मेंटू मूवमेंट आया और मैं पहले दिन ये मूवमेंट के ऊपर मीडिया में डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा कि इंडिया नीड्स अ मेंटू। बदले आप मेंटू लाई थी। मैंने कहा कि इंडिया नीड्स अ मेंटू मूवमेंट बैडली, वी हैव टू हियर द अदर साइड ऑफ द कॉइन। आप कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजा सकते, तो आप दूसरी ताली की उधर की भी बात सुनिए। दूसरी बात, मीटू वाज डिजिटल लिंचिंग ऑन मेन। हम लिंचिंग को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन ये डिजिटल लिंचिंग होती है, इसमें आप पूरा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। आप 10-10 साल तक सोते रहे, क्या हो गया था? आपने उस पुरुष को लैडर की तरह यूज किया, एमजे अकबर। आपने उस पुरुष के साथ सोया, आपसी सहमति से सोया, बाद में आपने बोल दिया कि जी इसने मेरा रेप किया था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले। अरे भाई जिस टाइम हो रहा था तब एंजॉय कर रहे थे मोलेस्टेशन या रेप, तब क्यों नहीं बोला? तभी मैं कह रही हूँ ये मीटू बिल्कुल फर्जी था। पहले सो रहे थे और फिर उसके बाद आ गई मेनका गांधी जी, वो कहने लगे 10 छोड़ 20 साल वाले भी आओ। अरे भाई तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, बस क्या करना है तुमने, मीडिया में बैठना है और वहां बताना है, और मीडिया को टीआरपी मिलना है, तुमको भी टीआरपी मिलना है। जो जो तुम कहोगे तुम्हारी शर्तें होंगी। जो तनुश्री दत्ता, जो अपना करियर उनका खत्म हो चुका था, उसको रिवाइव करने आई थी, 10 साल पुराने केस की, मैं, उन्होंने किसका नाम लिया? नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, गणेश आचार्य, 3 बड़े बड़े नाम। मैंने तनुश्री दत्ता से पूछा कि मैडम वो जो कैमरा वाला है और जो हेयर स्टाइलिस्ट है, जो मेकअप करता है, जो ड्रेस स्टाइलिस्ट है आपका, वो सब तो आपको छूते हैं, मेकअप वाला तो बड़े ही पास आ जाता है करते वक्त मेकअप, और जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो भी आपको कई जगह छुआ है उन्होंने। और जब आपको वो जो स्ट्रैपलेस कपड़े पहनाते तब भी आपके बॉडी पे अलग अलग अंगों को छुआ, उन पे नहीं डाला आपने मीटू। ये क्या है? ये 3 नाम बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के नाम ले लिए, इस क्या चक्कर क्या है? सन्नाटा, टोटल सन्नाटा। लिफ्ट में तनुश्री दत्ता मुझसे पूछती हैं, और जिस मुझे लोकमत ने बुलाया था उसकी 5 स्टार होटल की स्टे दिया था, तो 5 स्टार होटल की स्टे में वो पूछती हैं कि वेयर डू यू लिव बरखा त्रेहन। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों मैडम, मुझ पे भी मीटू लगाना है क्या आप? तो तनुश्री दत्ता की मैंने इतना एक्सपोज किया था क्योंकि मैं एक एफआईआर लेके गई थी 200 पन्ने की वहां पे। अच्छा। उस पूरे डिस्कशन में जिसमें लोकमत टाइम्स में मुझे पुणे बुलाया था। हाँ। और मैंने वो एफआईआर खोल के रख दी थी उनके सामने, और मैंने बोला कि ये एफआईआर है और 10 साल पहले आपने कराई थी, तो कहाँ पे है इस पे? ये मोलेस्टेशन हुआ आपका, इसका जिक्र है नहीं, गाड़ी तोड़ दी, कैमरा तोड़ दिया, ये सारे जिक्र है, लेकिन मोलेस्टेशन आपका कहाँ हुआ था, ये इसके बारे में आपने पुलिस को कब जानकारी दी, उसका केस कहाँ है? ये 10 साल बाद आपको
आपको एनआरआई, आपको वहां पर वापस आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, आपको यहाँ पे ऑडी गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, आपका करियर रिवाइव करना है, तो ये इसके लिए आपने ये सस्ती लोकप्रियता खोजने के लिए आपने इतना बुरा सोचा, आपने 3 आदमियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और नाना पाटेकर को इसी साल महिला दिवस के पहले एक दिन पहले क्लीन चिट दिया है मुंबई पुलिस ने। क्या मीडिया का फर्ज, सब अकाउंटेबल है, वो उन्होंने डिस्कस क्यों नहीं किया, उन्हें क्लीन चिट मिली, तो हम क्यों नहीं डिस्कस करते? जब भी पुरुष के ऊपर आरोप मीडिया ने तो खैर रिया चक्रवर्ती भी उस स्तर पर डिस्कस नहीं की जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, आज या तब नहीं है ना हमारे बीच में, सुशांत नहीं है हमारे बीच में, सुशांत मर गए, उसकी गर्लफ्रेंड अगर उसे प्यार करती थी तो आज वो हमारे बीच में होते, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तो मूव ऑन कर लिया, उसको उनको तो सुशांत याद भी नहीं है। ये फर्क है, ये फर्क है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करी थी कि आज पुरुषों का यह हालत है, यूज एंड थ्रो। एक के साथ मैं अक्सर जाती हूँ पुलिस स्टेशन, वहां पे पुलिस वाले ही बताते हैं ये 15 केस तो पहले डाल चुकी है, 15 में तो इसने सेटलमेंट कर लिया, अब ये 16वें में थोड़ा ज्यादा मालदार पार्टी है तो ज्यादा हा हल्ला कर रही है, कह रही केस फाइल करो, FIR फाइल करो, FIR। 16 में तो यही खड़े होकर के इसने पैसे ले लिए, बताइए। तो यहाँ पे पैसों की लेन देन पे रेप खत्म हो जाता है। तो हुआ था असली में, इसमें सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन है? जो रियल विक्टिम है, जो रियल महिला। मैं बहुत दुखी हूँ उस महिला के लिए, मेरा दिल रोता है। जो असली विक्टिम है वो तो पहुंच ही नहीं पाती, उसको तो न्याय मिलता ही नहीं है। ये फर्जी वाली पैसे भी ले जाती हैं, पुरुषों को बदनाम भी कर जाती हैं, सब कुछ बर्बाद कर रही है। ये इस पूरे देश का जो एक ताना बाना है उसे ही खराब कर रही है, जो हमारी संस्कृति है उसको भी खत्म कर रही है, परिवार व्यवस्था को खत्म कर रही है और एक बैड नेम दे रही है। आपको एक बात बताऊं, स्वीडन वगैरह में 600 गुना रेप केसेस हैं। अच्छा। लेकिन वहां ना कोई डिस्कस करता है और वहां सारे जेंडर न्यूट्रल कानून है। इसीलिए मैं आपको ये बात बताती हूँ बार बार कि जेंडर न्यूट्रल कानून सरकार को बनाने चाहिए। जब हम यूसीसी की बातें करते हैं और यूसीसी में हम समान कानून की बात करते हैं, तो जो कानून पति के लिए है, जो पत्नी के लिए है, तो वो पति के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अगर पति के लिए होता तो अतुल सुभाष हमारे साथ बैठा होता, सौरभ हमारे साथ बैठा होता, तो ये सारी चीजें, प्रक्रिया तो डाइवोर्स के बाद, डाइवोर्स लेना लड़के के लिए तो बहुत ही परेशानी का कारण, मरने के बराबर है। इसलिए ही, और क्या होता है कोर्ट में, क्या होता है, तारीख पे तारीख, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इतना थक हार के मीटू मूवमेंट का भी बिल्कुल बेकार था। उसमें कोई आपने एविडेंस नहीं देना, आपको कहीं कोई एविडेंस देना नहीं। 10 साल 15 साल पुराने कौन से एविडेंस देंगे आप? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लिंचिंग करनी है और पैसे की उगाही करनी है। उसको कहना है कि अगर तुम चाहता है कि मैं इसको अमिताभ बच्चन का भी नाम था उसमें, कौन, शाहरुख खान का भी था, बस जिन्होंने मीडिया कंट्रोल कर लिया उनका ज्यादा नहीं फैला, तो रायता तो सब जगह फैला हुआ मीडिया कंट्रोल, जो मीडिया कंट्रोल कर पाए उसकी बहस नहीं हुई। आप बरखा जी जिस तरीके से बात कर रही हैं, हम थोड़ा सा मजाहिया लहजे में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे विषय की गंभीरता कम नहीं हो रही। आपने अभी डिस्कशन में पहले बताया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस सिलसिले में मिल चुकी हैं। उनसे मुलाकात करके क्या आश्वासन मिला आपको कि वो आपको इतने कंसर्न नजर आए? देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मैं प्रधानमंत्री जी को मिली थी और मैं एज बरखा त्रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग ही मिली थी, लेकिन वहां पर उनसे कोई लंबी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ मैंने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखी थी और उन्होंने कोई उस पे रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना है, जैसे वो हमेशा से पेशेंटली वो सुनते आए हैं, और उनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि हाँ, कम से कम कुछ बदलाव आएगा। देखिए, टाइम लगता है, छड़ी नहीं है उनके हाथ में कि वो रातों रात चीजें बदलेंगी। धीरे धीरे सिस्टम में चेंज आएगा और उनकी भी सुनवाई होगी, ऐसा मैं आश्वासन देती हूँ आपको। जरूर आएगा, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। अंधेर है, देर नहीं है। और वो जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें बेटों का भी साथ उन्हें चाहिए, और इस बेटे जो है इस देश की जरूरत है, और वो परिवार को बहुत मानते हैं। उन्होंने अपने परिवार को भी बहुत माना है, और
ऐसे ही दूसरे परिवारों को भी मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक रोल मॉडल हैं इस देश के पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। और ऐसा भी आप समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि एक पुरुष अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया, मोदी और योगी दोनों ने, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा और पत्नी के साथ ही रहें तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप अकेले में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सक्षम है और अब वो दिख भी रहा है आज। हाँ, लेकिन इस मामले में कई युवा इस देश के मोदी जी और योगी जी को रोल मॉडल बनाना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो शादी करें, बच्चे हों उनके। नहीं, बिल्कुल वो तो उनकी जो इच्छा है वो करें। लेकिन जो लोग, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला क्योंकि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लड़के डिप्रेस्ड होते हैं, वो कहते, आपको क्या पता क्या क्या बताते हैं वो मुझे बताते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, मैं ना खाना खा रहा हूँ, मैं नींद की गोलियां खा रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं फिनाइल पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं रेलवे ट्रैक पे जाके लेट जाऊंगा। तो मैं उनको समझाती हूँ कि जिस माँ ने जना है उसके बारे में सोच, जिस पिता ने तेरे को जन्म दिया उसके बारे में सोच, तू क्यों मर रहा है, एक लड़की के पीछे क्यों मर रहा है, क्यों मरे जा रहा है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पत्नी के मरने से या पत्नी पर ये तो लड़कियों पर भी लागू होता है, ऐसे तो सुसाइड लड़कियां भी कर लेती हैं। हाँ, करती हैं, लेकिन मेरे पास लड़कियों के केसेस ज्यादा आते हैं और वो इतने ज्यादा मरने में बहुत इमोशनल होते हैं ना। आपने अभी जिक्र किया था इंटरव्यू के शुरू में कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में 3 गुना पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। 2 साल पहले, अभी तो 4 गुना है। ये तो 2 साल पहले का आंकड़ा, अभी तो 4 गुना है। अभी लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा आया नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो सभी आत्महत्याएं पत्नी से प्रताड़ित होकर फैमिली इश्यूज की वजह से मर रहे हैं। अच्छा, फैमिली इश्यूज की वजह से मर रहे हैं, उसमें आत्महत्याएं बहुत तरीके से हो रही है। लेकिन वो अगर आप उसमें किसान की आत्महत्याएं भी हैं, लेकिन किसान भी तो अपने परिवार को पालने के लिए ही, जब उसके पास पैसे नहीं होते या परिवार से परेशानी होती है, जैसे अब किसान का केस भी आपको बताने लगी हूँ, लेकिन मैं इसे कंप्लीट कर दूं कि वो उनको मैं बताती हूँ कि पत्नी अगर धोखा दे दे, दूसरे के साथ भाग जाए जी, या बच्चों को लेके भाग जाती हैं। हाँ। वहां पर दादा दादी रो रहे हैं, कहला रहे हैं कि बच्ची ले गई, छोटी हमारी तो बच्ची ले गई, वो भाग गई लड़के के साथ। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई कोई नहीं है, अगर वो चली गई तुम्हारी जिंदगी अंत नहीं हो जाएगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। और तुम्हारे माँ बाप हैं, जो भी हैं तुम्हारी जिंदगी में, और लोग भाई बहन फ्रेंड्स, उनके लिए जियो। कोई जरूरी थोड़ा है कि बस एक लड़की के लिए। तो इसलिए मैं ये बताया, पॉइंट आउट किया कि योगी जी ने अगर विवाह नहीं किया तो क्या ऐसा उनकी जिंदगी सही नहीं चल रही? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जिंदगी को जिस प्रकार से जीना चाहें, पत्नी आपकी है, बहुत अच्छी आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है। अकेले रहना चाहे अकेले रहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लड़के लड़की दोनों के लिए बोल, तो शादी मत करिए। शादी के बाद लड़कों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ईएमआई भरनी है, कार कैसे कहाँ से खरीदनी है, कितने कार में पेट्रोल कैसे डलेगा, राशन कहाँ से आएगा, घर माता पिता की दवाई कहाँ से आएगी, पत्नी की दवाई कहाँ से आएगी, या पत्नी का जो भी बच्चों की फीस, या पत्नी का जो पहनावा है, उसने पार्टी में जाना है तो उसने वो कहाँ से खरीदना है, क्या करना, उसकी शॉपिंग, उसके सारे बिल्स, उसकी सारी चीजों की देखरेख होगी। उस पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जाती है। हाँ, तो वो अगर पति देख रहा है तो पत्नी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पत्नियां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। वाइफ की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कब लेंगी, वो कब भागीदारी बनेंगी? जब भी वाइफ की नौकरी से पैसा आता है, वो कहती है ये तो मेरा है, इससे तो ना मतलब मैं ना अपने पेरेंट्स को भेजूंगी और ब्यूटी पार्लर का जो मेरा खर्चा है वो मैं पूरा कर लूंगी, अब बाकी तुम देख लेना सब। बड़े प्यार से बोलते हैं, बाकी तुम देख। हर महिला ऐसे नहीं सोचती, कई महिलाएं मैंने सुना है कि अच्छा मैक्सिमम घर में भी लगाती हैं अपने पैसा, पति को भी देती हाँ, बिल्कुल देती हैं। लेकिन वो आप रेशियो ले लीजिए, चलिए हम सच पे आ जाते हैं, आप रेशियो देख लीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए उस पे, और फिर देख लीजिएगा कितना। पंकज त्रिपाठी जैसे पति देखिए, जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी कमा करके उनको एक तरीके से खिला पिला रही थी, और आज उनके सपोर्ट की वजह से पंकज त्रिपाठी कितने ग्रेट एक्टर और सक्सेसफुल एक्टर बन गए। ऐसे भी उदाहरण बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। हाँ। और मैं पंकज त्रिपाठी को कहूंगी हैट्स ऑफ। पंकज त्रिपाठी एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद, जब मैं वाराणसी गई हुई थी और वहां पर मुझे तो एक अवार्ड शो के लिए बुलाया गया था, वहां पंकज त्रिपाठी उपस्थित थे। हाँ। और उन्होंने 15-20 मिनट इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा करी है, क्योंकि उस टाइम एक मुद्दा बहुत गर्म था, जहाँ पे नोएडा के एक गार्ड की पिटाई करी थी एक महिला ने। अच्छा। और उसने बिहारियों को गाली दी थी। हाँ, उस महिला ने, वो बहुत वायरल हुआ था। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन सब चुप रहते। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी ने
मेरे से 15-20 मिनट बात करी। अच्छा। और इस पूरी मूवमेंट को उन्होंने समझा। सपोर्ट भी किया, समझा भी, सपोर्ट भी किया। हम जो पुरुष दिवस मनाते हैं उसमें उन्होंने अपनी वीडियो भी भेजी है, वो हमने प्ले भी करी। अच्छा। और उन्होंने मेरे काम की भी सराहना की और उन्होंने एक तरीके से विश्वास जताया। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और वो एक बेहतरीन एक्टर है। लेकिन एक मेरे जैसे छोटे इंसान को, जो कि प्रयागराज में रहता था और मेरी पैदाइश प्रयागराज से है। अच्छा। और मेरी शादी दिल्ली में हुई है, तो एक छोटी सी जगह से मैं आई और दिल्ली में मैं जब से रह रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोशल एक्टिविस्ट की तरह मैंने बहुत सारे और भी काम किए हैं। और अभी तो 13-14 साल से मैं इसी काम को कर रही हूँ, पुरुषों के लिए। बहुत पैसे बनाती है, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलती है। आप ये सोचिए, आज आप मेरे साथ बैठे हैं, कल को कोई और भी हो सकता है, तो आप सब मेरे स्रोत हो, क्योंकि जितनी गालियां पड़ती हैं। अब आप पूछिए अपना प्रश्न। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आरोप भी लगते होंगे कि एनजीओ के बहाने आप पैसे कमाती हैं, केसेस आप लेती हैं तो पीड़ित पुरुषों से धन भी ऐंठती होंगी, इस तरीके के भी आरोप लगते हैं? जी बिल्कुल, आरोप लगते हैं और इसके लिए मैं खुलेआम कहती हूँ कि आज तक मैंने किसी भी पीड़ित पुरुष से, किसी सेलिब्रिटी पुरुष से, किसी मीडिया कर्मी से, अच्छा। जिसने भी मुझे कांटेक्ट किया किसी भी तरीके से, और कांटेक्ट करने के तरीके अनेक हैं। फेसबुक पे कुछ कांटेक्ट करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, कुछ यूट्यूब पे कांटेक्ट करते हैं, कुछ के पास मेरा नंबर है, कुछ के पास पुरुष आयोग का हेल्पलाइन नंबर है, तो सब तरफ कांटेक्ट करते हैं लोग। और उन पुरुषों की मदद करने के लिए XYZ कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, पपीते की रेड़ी वाले भी हो, मैंने उनसे 1 रुपया भी आज तक नहीं लिया। अच्छा। और मैं ऑन कैमरा ये हजारों बार पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ कि अगर किसी पुरुष ने मुझे 1 रुपया भी दिया हो तो मैं उसको उसके बदले में 1 लाख रुपया दूंगी, लेकिन वो साबित करे कि उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने उनकी मदद के एवज में उनसे पैसा मांगा। दूसरी बात, मैं कभी भी किसी विक्टिम को कोई लॉयर नहीं बताया। अच्छा। क्योंकि मुझे लॉयर से कट नहीं चाहिए। मुझे कई लॉयर्स अप्रोच कर चुके हैं कि आप उनको रिकमेंड किया करो। जी, हमें रिकमेंड किया करो। मुझे बहुत सारी कंपनीज भी कर चुकी हैं कि हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप हमारा नाम, हम आपको पैसा देंगे। अच्छा। मैंने मना कर दिया कि मैंने ये काम समाज के लिए कर रही हूँ और मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे को प्रभु श्री राम की बड़ी दया है और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे 7 जन्मों का पूरा कल्याण हो चुका है और मुझे और पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे थे, जो मेरे बीच साथ अभी नहीं है। मेरे पिताजी, मेरी सास ससुर, वो भी अभी मेरे साथ बीच में नहीं है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उन सब ने बहुत संस्कार दिए हैं। पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। हमने इस पर तो चर्चा की कि घर क्यों टूटते हैं और इसमें किसका भागीदारी होती है, आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से टूटते हैं। एक सवाल ये भी है कि जब घर टूट जाते हैं और जब कानूनी पचड़े पड़ जाते हैं, लोग थाने चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, तो उन्हें न्याय क्यों नहीं मिलता? ये 2 तंत्र में लोग फंसते हैं। एक तो सिस्टम में, जैसे थाने के चक्कर में फंस गए, जांच के चक्कर में फंस गए, और एक न्यायपालिका। तो कमी किसकी है? ये 20-20 साल क्यों लग जाते हैं? मतलब आप, मुझे याद है, बता रही थी कि एक लड़के ने 20 साल की जेल काटी रेप के केस में, जिसने रेप किया नहीं था। तो ये सिस्टम की खामी है या ये न्यायपालिका की खामी है? देखिए, सब तरफ खामियां हैं। अच्छा। सब तरफ। द सिस्टम नीड्स अ ओवरहॉलिंग। न्यायपालिका में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारे मंत्रियों को समझना चाहिए कि अब समय आ गया, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। अगर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था तो उनके लिए कानून बने। अब पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, कोई खुशी से नहीं मरता। सीधी सी बात है, कोई खुशी से नहीं मरता। अब अगर उनके साथ प्रताड़ना बढ़ गई है, न्यायिक प्रक्रिया में इतना ज्यादा लेट कर देते थे, 20-20 साल आपको जेल काटने पड़ रहे हैं, 10-10 आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। लड़कियां धमकी देती हैं तुम्हें जेल में सड़ा देंगे, 10-10 साल की जेल करवानी है, दावरी में फंसा देंगे। तो उसके बाद उन लड़कों का भविष्य बिल्कुल धूमिल हो गया है। तो हमें समझना पड़ेगा और इस चीज में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी आपको कि 3 स्तंभ हैं इस देश के। उसमें से एक स्तंभ है जो हमारे लीडर्स हैं, पार्लियामेंट। दूसरा स्तंभ है जुडिशरी। तीसरा है मीडिया। मीडिया। इन तीनों स्तंभों को इस पे गहन
अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और समय आ गया है और वैसे बहुत लेट है। इसमें से सबसे ज्यादा डिलेल आपको कौन लगता है? सबसे ज्यादा जो है, जो मुझे अभी दिक्कत दिख रही है वो मंशा की है। अच्छा। जुडिशरी में भी मंशा नहीं है और पार्लियामेंट में भी मंशा नहीं है। पार्लियामेंट अकेले भी नहीं कर सकता, जुडिशरी और पार्लियामेंट को हाथ एक दूसरे का पकड़ना चाहिए और इसके ऊपर संशोधन, जहां भी संशोधन है। एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको, सुषमा जी का। मैंने सुषमा जी को मिला काफी साल पहले, सुषमा स्वराज जी को मिला काफी सालों पहले, और मैंने सुषमा जी को बोला कि मैं आपकी उनकी मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है और मैं बहुत पुराने से उनको जानती हूँ। और मैंने जब उनको 1-to-1 मीटिंग, मैं किसी की भी मीटिंग करती हूँ 1-to-1 करती हूँ, मैं वो इस सड़कों पे खड़े होकर के फोटो खिंचा के नहीं बोलती कि मैं मिल गया। एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है सबके साथ, चाहे गडकरी सर हो, चाहे सुषमा जी हो, चाहे किरण रिजिजू सर हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, मेघवाल जी हो, और बहुत तमाम लोगों को जिनको कैबिनेट में भी मिला है। तो 1-to-1 मीटिंग थी। तो सुषमा जी को मैंने कहा कि मैडम 498 का वृहद जो है स्तर पे मिसयूज हो रहा है, 95% जो है वो केसेस फर्जी है। 95, सोचिए 95% और फर्जी है, और लीगल टेररिज्म है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, चिंता जता रही है, आपको भी चिंता होनी चाहिए। तो आप ना इसको ना स्क्रैप कर दीजिए 498। दूसरी बार जब मैं मिलने गई तो मैंने सुषमा जी को बोला कि मैडम आपने स्क्रैप नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्क्रैप कर देंगे। अच्छा। तो आश्वासन दिया। तो मैंने बोला मैडम हमने स्क्रैप नहीं किया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बरखा जी, महिलाओं के लिए जो कानून है उनको बहुत उसकी जरूरत है और उसे स्क्रैप करना उचित नहीं रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं 16 आने आपकी बात सही है और मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा मैडम छोटी सी बात है, एक मिसयूज क्लॉज डलवा दीजिए उसमें कि जो भी महिला उसका फर्जी इस्तेमाल करेगी, फर्जी आरोप लगाएगी, उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होगा, कानून उसका संज्ञान लेगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिससे कि एक फियर पैदा हो। ये भी इसलिए कि अगर ऐसा होगा, एक तो उसे महिला को फियर होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो भी बोला उन्होंने, मैंने उन्हें बोला लेकिन जब भी कोई कानून बन जाता है एक बार तो उसमें संशोधन आना बहुत मुश्किल है। और जो फेमिनिस्ट लॉबी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारी पंपिंग होती है पैसे की, फॉरेन फंडिंग की, भारत को तोड़ने के लिए, भारत के परिवारों को तोड़ने के लिए। वो एक बड़ा विषय, वो कभी और डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। लेकिन अभी आपको बताती हूँ कि सुषमा जी से फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात करी मैंने मैरिटल रेप को लेकर के। अच्छा। अभी कुछ सालों पहले ही ये मैरिटल रेप एक नया टर्म है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैरिटल रेप, हस्बैंड के ऊपर आप आरोप लगाएंगे कि ये बलात्कार हुआ है, मेरा फोर्स सेक्स हुआ है। लेकिन मेरा सवाल इसमें ये था, जो कि मेरी PIL में है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, चंद्रचूड़ सर के सामने प्लेस हुई थी 10 टाइम्स, 7-8 टाइम्स तो हुई थी, लेकिन उन्होंने डिस्कस नहीं किया इसको। अभी संजीव सर आए, शायद अब डिस्कस होगा इस PIL के ऊपर, कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बंद कमरे में सेक्स हो रहा है तो हस्बैंड ये इसको प्रूव कैसे करेगा कि वो फोर्स सेक्स था या ये जो कंसेंट से था। दूसरी बात, पहले ही जो महिलाओं के लिए बने कानून है उसमें इसको कवर किया हुआ है, क्रूएल्टी कवर्ड है। तो महिला के साथ अगर फोर्स सेक्स हो रहा है तो वो पहले ही पुलिस में जाके इसकी शिकायत कर सकती है, अपने आप को अलग कर सकती है, कंप्लेंट लिखा सकती है, उसके ऊपर पति के ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो एक और कानून की क्या जरूरत है? मैंने सुषमा जी को ये भी बात बोली कि जो पहले ही कवर्ड है तो एक और कानून, ये फेमिनिस्ट लॉबी फिर से वही है, भारत तोड़ने वाली ताकतों काम कर रही हैं इसके पीछे। तो उन्होंने मुझे बोला बोगस कानून है, ये कभी नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। अब फिर हाल में ही इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, बहुत। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि कौन उस पुरुष की बेगुनाही वो कैसे साबित करेगा? ब्रह्मा जी आके बैठ के बताएंगे कि कोर्ट के जज साहब महिला ने कहा तो आपने मान लिया? बस महिला ने कह दिया बस कि मेरी सहमति से नहीं हुआ सेक्स, मेरा रेप हुआ है, वो प्रूफ कैसे मेरे पति ने मेरा रेप किया है, तो ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर पुरुष कह रहा है सहमति से हुआ है तो वो साबित नहीं कर सकता। उसकी कहीं सुनवाई नहीं है तो वो कैसे साबित करेगा? कोई कंसेंट फॉर्म साइन कराएगा? मान लीजिए उन्होंने मुझे कहा पत्नी से कंसेंट फॉर्म अपनी पत्नी से मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। ठीक है, पहली बात तो समझ लीजिए तब तक तो मूड ही खत्म हो जाएगा, इतना कुछ करने के बाद, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के बाद। तो खैर उसके बाद भी मान लीजिए मैंने तो कह दिया जी हाँ, कंसेंट भी करा लिया, मैं आप ही की तरफ खड़ी हूँ जी, महिलाओं की तरफ ही खड़ी हूँ। और महिला ने कह दिया कि अब पति पीक पे था, महिला ने कहा नहीं नहीं अब मूड नहीं है, अब मैं कंसेंट नहीं रही, हटा रही हूँ कंसेंट। पति तो पीक पे, उसे तो पता ही नहीं कि आपने कंसेंट हटा दिया, उस केस में क्या होगा? तीसरी बात, एक तरफ से आप अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं,
जिसके साथ मर्जी जाओ, सो, जो मर्जी करो, घूमो फिरो मिलो, और एक तरफ से बेडरूम में थानेदार खड़ा करो, पुलिस वाले को बुला के लाओगे, जज साहब को बुला के लाओगे कि पॉर्न वीडियो दिखाओगे कोर्ट में, देखिए सर सहमति से हुआ है। मतलब उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या दो मुझे उसकी टेक्निकल बता दो कि आखिरकार वो पुरुष, वो हस्बैंड के राइट्स की बात हम कब करेंगे, और वो उस चीज को किस तरीके से बताए, उसकी टेक्निकलिटी पर चले जाओ। बस एक अंधा कानून बना दिया 498, उसी पे चले जा रहे। बस थोड़े थोड़े दिन बाद पता है क्या आता है, हमें चिंता है, कभी कोर्ट चिंता जता देता है, कभी सरकार चिंता जता देती है, हमें चिंता है। अरे भैया चिंता 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 चिंता, कितना चिंता करते तुमने, लाखों मरवा दिए, अभी और चिंता करनी बच गई। कब करोगे? चिंता खत्म भी तो होनी चाहिए, एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। जस्टिस कितने सारी कमेटियों ने बनाई गई थी, कमेटियां, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट डस्टबिन में गई। मनीमत कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, कितनी बढ़िया रिपोर्ट थी, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो आप उम्मीद से ज्यादा हैं या ना उम्मीद ज्यादा है कि इस विषय में कुछ होगा? मतलब पुरुष आयोग बनेगा या पुरुष आयोग एनजीओ ही चलता रहेगा? देखिए मुझे तो बहुत उम्मीद है, और उसी उम्मीद पे मैं हर रोज, कई बार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ जब ये माएँ कॉल करती हैं और बोलती हैं, अरे बेटा कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, हमारे को बेटे को बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो। और फिर कभी कभी ऐसी माँओं का भी कॉल आता है कि वो बेटा मर गया, और तो मैं बहुत टूट जाती हूँ। या कभी कभी जब मेरे को चुप कराया जाता है कि बरखा का रेप होगा। मुझे याद है रोहित सरदाना जी के साथ मैं एक डिबेट कर रही थी, और वहाँ पे एक गोल्ड मेडलिस्ट महिला बैठी हुई थी, उनका नाम नहीं पता मुझे। उन्होंने डिबेट जब चल रहा था तो उस डिबेट के दौरान, जबकि सिर्फ 2 पैनलिस्ट थे हम, एक वो महिला थी, एक मैं थी, और एक रोहित जी थे, ठीक है, मुझे याद है तीसरा और कोई नहीं था। तो उसने कहा कि बरखा त्रेहन का रेप होगा। तो मैंने बोला, उनको जवाब देते हुए ये बोला कि एक महिला पैनलिस्ट इतनी शुभचिंतक होगी, तो देखिए, देख ही रहा है, कई लाखों लोग इस डिबेट को देखते हैं, तो एक महिला की मंशा सामने दिख रही है, और इसी को क्या हमने एम्पावरमेंट समझ करके आगे बढ़ाया था। एक महिला दूसरी महिला के बारे में इस तरीके के शब्द कह रही। और मुझे ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा रेप करवा देंगे, तुम्हारे मर्डर करवा देंगे। कई लोग तो ऐसा लिखते हैं सोशल मीडिया, ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या, स्वाति मालीवाल, सौरभ भारद्वाज की बरखा त्रेहन को अरेस्ट करो। अरे भाई क्यों अरेस्ट करो? बरखा त्रेहन ने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो पार्लियामेंट के सामने सीएस, जो अपना ये मेट्रो स्टेशन है सीएस का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसके सामने एक धरना किया था, और वहाँ पे सब 350 लोग आए हुए थे। बीबीसी ने पूरा इसको कवर भी किया था, और वहाँ मैंने ये कहा था कि जितने वहाँ ज़्यादा पुरुष ही थे, महिलाएं तो 1-2 थी, तो सारे पुरुष ही थे। तो मैंने कहा था कि जिस को भी पुरुष को अपनी नौकरी की चिंता है वो यहाँ से भाग सकता है, छोड़ के भाग जाना। लेकिन हम यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे, और सेशन अंदर चल रहा था, तो मुझे पता था कि यहाँ पर हमें हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत हो। लेकिन मैं हर जगह पे, इंडिया गेट पे, जंतर मंतर, आजाद मैदान और तमाम जगहों पे धरने कर चुकी थी, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि पार्लियामेंट अंदर सेशन चल रहा है, यहाँ पर अगर कुछ करूंगी तो वीडियो अंदर प्ले होगी, तब मेरी बात सुनी जाएगी। मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी। तो मैंने वहां पे गई, तो मेरे को ना वहां पर डिटेन कर दिया गया। 8 घंटे पुलिस ने मुझे पार्लियामेंट थाने में ग्रिल किया, और मुझे पूछा कि तुम यहाँ पार्लियामेंट उड़ाने आई थी और तुम्हें सड़ा देंगे जेल में। मैंने कहा पार्लियामेंट उड़ाने आई थी सर, मैं तो हजारों बार पार्लियामेंट में अंदर जाती हूँ, अंदर चली गई तो वहां से उड़ा लूंगी ना, यहाँ से कैसे उड़ेगा पार्लियामेंट? अंदर जाके तो बेहतर उड़ेगा। मैंने कहा सर कसाब का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए, कसाब का, और मेरी जैसी एक आम महिला को आप इतना ग्रिल कर रहे हो। तो बोली तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बातें? मैंने कहा सर आपकी वाइफ को पता है ये बातें, कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष की बात रख रही हूँ कि प्रताड़ना हो रही है, इसके साथ गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। इनजस्टिस किसी के खिलाफ भी हो तो उठानी चाहिए, तो मैंने महिलाओं के लिए भी उठाई है और पुरुषों के लिए भी उठाई है, क्योंकि महिलाएं, जो माताएं बहनें, वो तो महिलाएं ही है ना। तो मैं तो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, तो आप मुझे इतना ग्रिल कर रहे हैं। तो बोले कि हम ना तुम्हें तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। मैंने कहा सर सड़ा दीजिए, लेकिन लिख के दे दीजिए कि बदलाव आएगा, मेरे सड़ने से बदलाव आएगा, तो आप लिख दीजिए। और ये सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालीवाल ने लिखा है ट्विटर पे कि अरेस्ट बरखा त्रेहन। भाई बरखा त्रेहन का कसूर तो बता दो, क्यों अरेस्ट करें? क्या क्या कसूर कर दिया? क्या पुरुष आयोग का गठन हो
ये मेरी डिमांड गलत है। क्या सबको समान कानून मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, थर्ड जेंडर भी है ना हमारे देश में, तो सबको समान पटल पे ले आओ, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, विक्टिम कोई भी हो सकता है। क्या मेरी ये बात गलत है? आप बताइए अनुराग जी, अगर गलत है तो मैं ये नहीं बोलती। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। बस तो मेरी ये छोटी सी बात है। और अगर इस देश में इस पेड़ पौधों के लिए भी सोचा जाता है, कुत्ते बिल्लियों की सोची जाती है, महिलाओं की सोची जाती है, बच्चों की सोची जाती है, कीड़े मकोड़ों की सोची जाती है, कुत्ता मर जाए तो कितना बवाल मच जाता है, तो क्या पुरुष मर रहे हैं तो हमारी संवेदनाएं पुरुषों के साथ? इसमें आपके पास क्या मुस्लिम्स के भी केस आते हाँ, हैं? मुस्लिम्स के भी केस आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं ना। बहुत कम। ऐसा माना उनके परिवार जो है ना, उनके परिवार में सारी बातें रायता अंदर ही समेटा जाता, बाहर नहीं निकलने देते वो कोई बात, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो पत्नी से रिलेटेड हो, चाहे पति से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने घर की बात घर में ही सुनते। बहुत कम केसेस हैं जो मुस्लिम के हैं मेरे पास। अच्छा। लेकिन हाँ, एक नेक्स्ट केस और है, मुस्लिम लड़कियों को यूज किया जा रहा है हिंदू लड़कों को लुभाने के लिए, हिंदू लड़कों को के ऊपर केस डालने में अच्छी खासी वही सेक्स एक्सटॉर्शन। ओके। उसमें मुस्लिम लड़कियों को यूज किया जा रहा है क्योंकि वो सुंदर बहुत होती है ना मुस्लिम लड़कियां। जैसे लव जिहाद का एक अलग रूप है ये। और लव जिहाद का एक और रूप है मेरे पास, जहाँ पे मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों को फोर्स किया शादी करने के लिए। अच्छा। बहुत मजबूर किया। पहले लड़का नहीं मान रहा था कि भैया तुम बाद में धर्म परिवर्तन करवाओगी, मना किया। कि नहीं उस लड़के ने खुद अप्रोच किया था मुझे, तो और फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया और मारा पीटा, गालियां दी, नमाज पढ़ो, बच्चों को मारा पीटा, काम ही नहीं करने देती थी। कोविड के टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम था, काम नहीं करने देती थी, इतना परेशान करती थी कि धर्म बदलो। और पहले उसको रोज कहती थी कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा धर्म फॉलो करूंगी, तुम्हारा तो छोड़ो। उसने तो कहा कि तुम जो कर रही हो करती रहो, हम अपना करते रहें तो अपना करते रहो, कोई बात नहीं। लव मैरिज थी ये। लव मैरिज में पहले बताया गया कि नहीं तुम हिंदू ही रहना, हम मुसलमान ही हैं, हमारे ठीक है, हम तुम जैसी हो, तुम हमको हमें तुम ठीक हो। और लड़का नहीं जिद कर रहा था शादी का, लड़की उसने मुझे प्रूफ दिखाया कि लड़की ने पागल कर रखा था कि शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो। अच्छा, एक और चीज है वो कि कई बारी ना शादी करो प्रेस करती रहती हूँ, फिर कई बारी इससे भी आती है, अच्छा नहीं करोगे रेप डाल दूँ तुम्हारे ऊपर। अच्छा। उससे भी डर जाता बंदा, कहता है यार ये रेप डाल देगी, फिर नौकरी भी चली जाएगी, जिंदगी खराब है तो यार मान लो। अब उसके बाद भी वो उसके बच्चों को पीट रही है कि नमाज पढ़ो। तो वो वाले केस भी है। रिवर्स लव जिहाद इन दैट मींस कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी लिहाज के, इसको मीडिया नहीं डिस्कस करती है। ये दुर्भाग्य है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस आने बंद हों, मतलब ये समाज सही दिशा में आगे बढ़े, इसी में समाज और देश की भलाई है। जो एक्सटॉर्शन हो रहे हैं ना, जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो सुंदर भी होती हैं, उनको एक लुभाने के तरीके सिखाए जाते हैं और उनको प्लांट किया जाता है। जो बहुत रिच हिंदू जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पीछे लगाया जा रहा है उनसे कि उनसे अच्छी उगाई हो जाएगी पैसे की। ये भी एक रैकेट चल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, पुरुष सत्तात्मक समाज हमारा माना जाता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मानी जाती है, और आपकी बातें सुन रहा हूं तो लग रहा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल्स ही डोमिनेट नहीं कर पा रहे, मतलब सबसे ज्यादा प्रताड़ित पुरुष ही हैं। पुरुष होकर के भी मुझे इस बात की जानकारी उतनी नहीं थी जितनी आपने मुझे दे दी। इट्स अ मिथ, दैट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये मिथ है। अच्छा। और ये इतना बड़ा मिथ है कि अगर पुरुषों के हिसाब से ही अगर सारी चीजें हो रही होती तो सारे पुरुष मरने पे क्यों मजबूर हो रहे। और ये सारे एजुकेटेड, पढ़े लिखे और मतलब इनके पास बहुत पैसा भी है, इन्होंने पैसा कमाया तो कोई दिमाग होगा ना, अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, वो साइंटिस्ट भी है, वो डॉक्टर भी है, वो आर्मी पर्सनल भी है, वो जज भी है, वो आईपीएस ऑफिसर भी है, जो मर रहे सबका नंबर आएगा। आज वो एक किसी का बेटा है, कल तुम्हारा बेटा हो सकता है, कल तुम्हारा पिता हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है। तो जागो, कल तुम्हारा हस्बैंड भी मर सकता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मर सकता है, तो जागो। जिन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट है उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जागो, बहुत लेट हो चुका है और इस मुहिम से जुड़ो, मेन की बात करो, क्योंकि दर्द मर्द को बहुत होता है। मेन आर ह्यूमन टू, ह्यूमन राइट्स, मेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे,
हर बार आ जाते हैं। लेकिन विष्णु तिवारी जब जेल में गया 20 साल के लिए रेप केस में, तब ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आए। आखिर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको 2019 में एक्विटल दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने कोई रेप नहीं दिया, तो उनको एक्विटल दिया है कोर्ट ने 20 साल की सजा के बाद। जब 20 साल में उन्होंने कई बार ये सोचा था कि वो आत्महत्या कर लेंगे, बड़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। उन्होंने मुझसे बहुत बार मुलाकात की, मैंने उन्हें बुलाया दिल्ली, बहुत सारी चर्चाएं की, अपने हाथ दिखाए कि हजारों रोटियां बेल बेल के मेरे हाथ लोहे के हो चुके हैं, काम कर करके मेरे हाथ लोहे के हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि दीदी बहुत सारे लोग आपको जेल में मिलना चाहते हैं, वो बंद हैं, आप उनकी भी मदद करिए। मैंने तो आशा छोड़ दी थी। उन्होंने ये तक बताया कि जब मैं जेल से छूटा तो एक पत्रकार भाई ने मुझे मदद करी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, और मेरे को मेरे गांव तक पहुंचाया। लेकिन गांव पे पहुंचने के बाद मैं खूब रोया। मेरे माता पिता सबका देहांत हो चुका है, सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं, जो खेत खलिहान था सब कुछ बिक चुका है, वकील कोर्ट कचहरी में सब कुछ बर्बाद हो गया। और यहाँ तक कि जिस महिला ने मुझ पर रेप केस डाला था और उसको उस टाइम रेप केस डालने के लिए 6,000 रुपए मिले थे, वो भी आज मर चुकी है। दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अमिताभ बच्चन ने मर्द फिल्म में कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आपकी बातों ने ये साबित किया है कि मर्द को दर्द भी होता है और इसका निदान भी होना चाहिए, और इसके निदान के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। बरखा जी, मैं देख रहा था आपकी व्हाट्सएप डीपी में एक फिल्म का पोस्टर आपने लगाया हुआ है, आप ही ने शायद वो फिल्म बनाई है। उस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगी, क्या है वो फिल्म? जी अनुराग जी, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं। एक अच्छा। है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसका नाम है द कर्स ऑफ मैनहुड। अच्छा। और ये मेरे YouTube चैनल बरखा त्रिहन 16 पे है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने दर्द दिखाया है पुरुषों का। ये पूरी मूवी है अनहर्ड क्राइज ऑफ मैन। शायद उसी का नीचे रखा हुआ है। नहीं, ये दूसरी मूवी है, और ये मूवी में हमने दिखाया अनहर्ड क्राइज ऑफ मैन, मतलब उनकी जो पुरुष रोता है उसकी हम कहीं पे भी हमने सुनवाई नहीं करी। और वो पुरुष जो है बड़ा इमोशनल है प्राणी। अच्छा। बहुत इमोशनल प्राणी है। हाँ। और उसके इमोशंस को हम देखना नहीं चाहते। अगर वो इमोशन दिखाता भी है तो हम उसे कहते हैं चुप हो जाओ, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते। हाँ। और हम अगर उसकी स्ट्रगल्स है तो उसकी बात ही नहीं करते, हम सिर्फ महिला की सराहना करते रहते हैं। महिला दिवस 2 महीने तक मनाते, पुरुष दिवस 1 दिन भी नहीं मनाते। तो ये सब हमने उस फिल्म में दिखाया। और एक दूसरी फिल्म है वन साइडेड लव। ये 18 मिनट की मूवी है जो कि मेरे YouTube चैनल पे है, आप इसे देख सकते हैं। और इस मूवी में हमने जो 18 मिनट में ये दर्शाया है वो ये है कि कैसे ऑफिस में कैसे फर्जी केस डाले जाते हैं लड़कों के ऊपर, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस डाले जाते हैं। और पॉश में अक्सर सिर्फ लड़की की बात सुनी जाती है, लड़कों की बात नहीं सुनी जाती। इस फिल्म की कहानी ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी में जो ट्रू स्टोरी थी उसमें उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन चूंकि मैं हमेशा अपनी बातों में ये रखती हूँ कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। सुसाइड करने से आपके ऊपर केसेस नहीं खत्म होते। अगर केसेस खत्म होते तो आज अतुल सुभाष के माँ बाप कोर्ट के चक्कर ना काट रहे होते, आज वो कोर्ट रोज नहीं जा रहे होते। उनको माँ बाप को, भाई बहनों को चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप सुसाइड ना करिए, फाइट बैक। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं बरखा जी कि न केवल YouTube पर ये फिल्म आपकी एक बेहतर, एक सकारात्मक, एक सफल संदेश दे पाए, बल्कि मैं ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि भविष्य में आप फीचर फिल्में भी बनाएं, पुरुष प्रताड़ना पर ही नहीं, आपसी संबंधों पर, जिससे पुरुष के प्रताड़ित होने की बारी ना आए, महिला के प्रताड़ित होने की नौबत ही ना आए। ऐसी फिल्में आप बनाएं, इसके लिए मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। बरखा जी, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो मुहिम है जो आपने पुरुष आयोग NGO के जरिए चलाई हुई है, इससे पुरुषों को न्याय मिलता रहे और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बने। उनके लिए कानून तो हैं, लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो जिससे उन्हें न्याय मिले। कई बार जैसे आपने कहा कि पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, जांच में खलल डालते हैं, पुरुषों की साइड नहीं लेते। मुझे लगता है कि उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पुरुष हैं। तो ऐसे पूरा तंत्र जो है उसमें सुधार आए, और आपके प्रयासों में जिस तरीके से आप कोशिश कर रही हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद अनुराग जी, मेन की बात करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो मेन की बात को आगे बढ़ाएंगे, और जो पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे।
जी, चलिए, तो बरखा त्रेहन को आप कारनामा में सुन रहे थे और इनकी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर पुरुष के नज़रिए से देखा जाए और कई महिलाओं के नज़रिए से भी देखा जाए, जो प्रताड़ित पुरुषों की माएँ हैं, बहनें हैं, उन महिलाओं के नज़रिए से भी देखा जाए तो बरखा त्रेहन वाकई में कारनामा कर रही हैं। इसीलिए आज द कारनामा में वो हमसफ़र थीं। हमारी बातचीत में आपने उन्हें सुना। अगली बार द कारनामा में ऐसे ही कारनामा कर चुके किसी मेहमान से आपको मुखातिब करवाऊंगा, उससे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।